नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की ऊर्जा बचत वाली अपील का असर अब दिखने लगा है। पीएम का संदेश देश में एक जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। खुद अपने काफिले में भारी कटौती कर पीएम मोदी ने लीड बाय एग्जाम्पल की मिसाल पेश की है, तो वहीं अब केंद्र से लेकर राज्यों तक यही सोच जमीन पर उतरती नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर देश भर में हो रही अपील के बीच पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में जाते वक्त अपने काफिले को आधा कर दिया। पीएम मोदी सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ बैठक में शामिल हुए। ये कदम न सिर्फ सरकारी खर्च में कटौती का प्रतीक है, बल्कि आम जनता के दर्द को समझने और सादगी का संदेश देने वाला भी है। पीएम मोदी की सादगी और किफायत वाली अपील का अच्छा असर दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। पीएम मोदी के संदेश के बाद अमित शाह का यह फैसला सरकारी खर्च में कटौती और सादगी का नया उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री की अपील पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने काफिलों को छोटा करने लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम की अपील पर बड़ा और ठोस फैसला लिया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के काफिले में 50% तक गाड़ियों की संख्या कम की जाए। वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बड़े संस्थानों में हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। सीएम योगी ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। पीएनजी, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी प्रोत्साहित किया। सभी सरकारी कॉन्फ्रेंस और बैठकों को वर्चुअल तरीके से आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया। अनावश्यक सोने की खरीदारी न करने की अपील की गई। होटल, हलवाई, रेस्तरां, ढाबा और स्ट्रीट फूड वाले कम तेल वाले खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें। कैंटीनों में तेल के प्रयोग को कम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जनता की अपील तेज है, ठीक उसी समय शीर्ष नेतृत्व का ये कदम आम नागरिकों के बीच अच्छा संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लखनऊ में सीएम योगी की पहली बार मंत्रियों के साथ बैठक हुई है और इस दौरान सीएम योगी ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सप्ताह में 1 दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ईंधन संरक्षण राष्ट्रीय दायित्व उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल देश के लिए आदर्श बने। सीएम योगी ने मंत्रियों से वाहन फ्लीट में 50% तक कम करने की अपील की। अगले 6 महीने तक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी यात्राओं से परहेज करने को कहा। मेट्रो, बस, ई रिक्शा और कारपूलिंग उपयोग करने की भी अपील की गई। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ऑफिस में एयर कंडीशनर का तापमान सेट करने को कहा है। साथ ही प्रदेश में हर स्तर पर हाइब्रिड बैठकों, डिजिटल कार्य संस्कृति और वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने को कहा। साथ ही सौर ऊर्जा, पीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने को कहा है। सीएम योगी ने एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री ने की पहली बैठक, जिसमें नए मंत्रियों ने आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अफसरों के साथ में बैठक की थी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ में बैठक की है। उसमें राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में सीधे तौर पर अपने मंत्रियों से कहा कि वो सार्वजनिक जो परिवहन है उसका प्रयोग करें, यानी कि सप्ताह में 1 दिन बाकायदा मेट्रो से सफ़र करें, यानी कि सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। और वहीं दूसरी तरफ 50% फ्लीट की संख्या मंत्रियों की कम हो गई है उत्तर प्रदेश में। और एक उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत करने के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि खुद से एक उदाहरण प्रस्तुत करें जिसका सीधे तौर पर नीचे स्तर पर यानी कि जनता तक सीधा संदेश जाए और खुद मंत्री भी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मेट्रो और रोडवेज समेत बाकी जो परिवहन सेवाएं हैं उनका प्रयोग करें।
पीएम मोदी की अपील पर एसपी सांसद रमाशंकर यादव ने अजीब बयान दिया है। उनका कहना है कि अब तक वो एक वाहन से चलते थे, लेकिन अब 5 गाड़ियों से चलेंगे। वहीं एसपी सांसद बर्क ने पीएम की गोल्ड न खरीदने की अपील पर फिर निशाना साधा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे मिलकर पीएम मोदी के आह्वान का सहयोग करें, जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान भटकाने वाला है, इसलिए अब 2 गाड़ियों से चलूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली नहीं बंद की, अगर सचमुच देश के साथ जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, तो अपने रैलियों को बंद करे, तो हम गाड़ियों से कम चलना शुरू करेंगे। नहीं तो अब हम 5 गाड़ी से चलेंगे। निश्चित रूप से ये देशवासियों से बड़ा आह्वान उन्होंने किया कि देश के ऊपर समस्याएं संकट आती है तो हम सब देश प्रेम के लिए, राजभक्ति के लिए अनुसरण करें, हम सब की जिम्मेदारी है। उसी क्रम में आज मैं गोरखपुर से आते हुए एयरपोर्ट पर उतरा और वहाँ से मेट्रो ट्रेन से सराय कालेखां तक पहुँचे और नमो भारत, जो बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है, पहली बार मुझको उसमें बैठने का अवसर मिला। इस नमो भारत से यहाँ से सवार होकर के और मोतीपुरम तक जाएंगे, मोतीपुरम गाड़ी मंगा करके उससे अपने आवास पर पहुँचेंगे। मुझे हैरानी होती है कि हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी मशवरा दें कि आप ये चीज़ परचेज नहीं करो। यकीनन देश का जब मसला आता है तो चाहे वो कोरोना का समय हो, पाकिस्तान से जंग का समय हो, पूरे देश के 140 करोड़ नागरिक साथ में हैं। लेकिन इस टाइप का मशवरा मेरी समझ से परे है। आप ऐसे कैसे हो सकता है कि देश के अंदर सोने और चांदी की बिक्री ख़त्म हो जाए? अगर आप ये कहते कि बिक्री को कम करा जाए तो एक बात समझ में आ सकती थी। आप बिक्री को कह रहे हो कि आप बिल्कुल ख़रीदारी नहीं करें, मुमकिन ही नहीं है। आप ये बताएं कि देश के अंदर जो शादी होती है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोना चांदी कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, तो करता है, तो कैसे वो ख़त्म कर देगा? शादी में क्या करेगा वो इंसान? पीएम मोदी की अपील का बीजेपी शासित राज्यों में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सीएम, बीजेपी मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम नेता पीएम मोदी की अपील का अमल करते दिखाई दिए। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाए और वीआईपी कल्चर को लेकर सरकार को ही घेरा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत में कटौती की जो अपील की थी, सबसे पहले खुद पर उसका अमल किया। पीएम मोदी आज सिर्फ 2 गाड़ियों से अपने दफ्तर पहुंचे। उनके काफिले में कभी 25 गाड़ियां होती हैं। वैश्विक संकट के बीच पेट्रोल डीजल को लेकर पीएम मोदी ने जनता से बचत की अपील की थी। पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम योगी के काफिले की गाड़ियां भी कम हुई है। सीएम योगी ने मंत्री, एमपी, एमएलए को भी गाड़ियां कम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम भगवंत मान पीएम मोदी की अपील को दरकिनार करते हुए 19 गाड़ियों के काफिले से निकले। पेट्रोल बचत की जगह सीएम भगवंत मान सरकारी सुविधा का फिजूल खर्च करते दिखे। भोपाल में पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ने अपने पदभार ग्रहण से पहले एक भव्य शक्ति प्रदर्शन निकाला। उज्जैन से भोपाल तक सौभाग्य सिंह का सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ स्वागत हुआ, जिसमें हजारों लीटर पेट्रोल डीजल धड़ल्ले से फूका गया। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी की मेट्रो से सफर वाली अपील पर अमल शुरू कर दिया। मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो से सफर किया। उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, जरूरत पड़ने पर एक ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। महाराजगंज जिले से बीजेपी के सदर विधायक जय मंगल कनौजिया आज अपनी निजी गाड़ी छोड़ जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल सरकारी वाहन छोड़कर साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे। जस्टिस बंसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील से प्रेरित हैं।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार साइकिल से कोर्ट पहुंचे। जिला जज ने जब इसकी वजह बताई तो सभी लोगों ने उनकी सोच की सराहना की। उन्होंने बताया कि इससे पेट्रोल डीजल की बचत तो होगी ही, उन पर निर्भरता भी कम होगी। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पीएम मोदी की अपील के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी पर नजर आए। उन्होंने कहा कि वो अपने स्थानीय काम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से ही करेंगे। दूसरे लोगों से भी पीएम मोदी की अपील को मानने को कहा। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी स्कूटी से घूमते नजर आए। मंगलवार को प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऋषिकेश स्थित अपनी विधानसभा में कामकाज निपटाया। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना कानपुर में ऑटो में सफर करते नजर आए। सोशल मीडिया पर ऑटो में सफर का वीडियो भी शेयर किया। पीएम मोदी की अपील पर अलग अलग तरीके से वीआईपी रिएक्ट कर रहे हैं। कोई इसे देश हित में बता रहा है तो किसी को सियासत सूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। 38 साल के प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कल होगा 12:30 बजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से मौत का खुलासा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। करीबी लोगों के मुताबिक उनका इलाज विदेश से भी चल रहा था। उनकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, और वो बेहोश होकर गिर भी गए होंगे तो उनको सीधे हॉस्पिटल ही ले आया गया। बट हाँ, रास्ते में हो सकता है कि ब्रॉड डेथ हो गए और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। आपके हिसाब से कोई ऐसी चोट नहीं, कोई चोट नहीं थी। प्रतीक यादव की तबीयत खराब होने पर उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 5:55 पे उनको यहाँ ले आया गया। उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको डॉक्टरों द्वारा एग्जामिन किया गया तो वाइटल्स कोई नहीं थे। मृत घोषित करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी की थी और सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया था। प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे और रियल एस्टेट के साथ फिटनेस बिजनेस से जुड़े थे। करीब 14 साल पहले उन्होंने अपर्णा यादव से लव मैरिज की थी। कम उम्र में उनके अचानक निधन से यादव परिवार, करीबी और समर्थकों में गहरा दुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर उनके पति प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान सीएम योगी के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर में खून का थक्का बनने के बाद प्रतीक की हालत बिगड़ी थी। शरीर के निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया, जिससे आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण हुआ। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। तो सीएम योगी ने परिवार को ढांढस बंधाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ वो पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रतीक यादव के घर पर नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रतीक यादव की मौत पर यादव परिवार की नहीं बल्कि सियासी माहौल भी गमगीन हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गहरा दुख व्यक्त किया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी शोक जताया और एसपी सांसद और नेताओं ने इसे बड़ी पारिवारिक क्षति बताया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
प्रतीक यादव के निधन से उनके घर परिवार में दुख का माहौल है। प्रतीक यादव को याद करते हुए अखिलेश यादव भी भावुक हो गए। अखिलेश ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतीक यादव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में जाना परिवार के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। ईश्वर परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदाई है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने दुख जताते हुए कहा कि इस खबर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को इतनी बड़ी महान दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। प्रतीक यादव के निधन पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी शोक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम परिवार से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। दुख की घड़ी में वो यादव परिवार के साथ खड़े हैं। उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके मुलायम सिंह की मां से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और शेवभाई मैनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है, परंतु इतनी बड़ी घटना दुख भी है, आश्चर्य भी है। प्रतीक यादव की मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। उनके विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी जांच होगी। प्रतीक यादव की मौत सामान्य कारण से हुई या इसमें कुछ और है, इसकी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोना खरीदने वालों को अब और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है। विदेश से आने वाला सोना पहले से ज्यादा महंगा होगा। सरकार ने कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है और इस फैसले का असर ग्राहकों और ज्वेलरी के कारोबारियों पर पड़ सकता है। शादी के सीजन में सोने के दाम बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील के बाद सरकार ने सोना आयात शुल्क पर बढ़ोतरी कर दी है। सोने पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से 10% और AIDC 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि सोने के बढ़ते आयात से विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड डेफिसिट पर दबाव बढ़ रहा था। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से विदेश से आने वाला सोना महंगा होगा, जिससे इंपोर्ट में कमी आ सकती है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,97,000 रुपए पर पहुंच गया है। अमेरिकी ईरान जंग के बीच सरकार ने ये फैसला लिया है। साल 2024 के बजट में सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% की थी, जिससे सोने की कीमतें घटी थी, आयात तेजी से बढ़ा था। अब सरकार ने इसे फिर पुराने स्तर के करीब पहुंचा दिया है। हालांकि इस फैसले का असर ग्राहकों और ज्वेलरी कारोबारियों पर पड़ सकता है। शादी के सीजन में सोने के दाम बढ़ने की आशंका है, जिससे कस्टमरों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम लोगों को, गरीब व्यक्ति भी आराम से सोना खरीद सके। सोने के भाव कम होना चाहिए। अब 1.5 लाख में अब वो मना करना है, इसका मतलब ये कि रेट बढ़ाने की तैयारी में गवर्नमेंट, और गरीबों के पहुंच से सोना चांदी बाहर होने वाला है। 2 लाख पार भी हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से बहुत फर्क पड़ रहा है। पहले ही व्यापार नहीं है बाजार में, और मध्यम परिवारों की पहुंच से भी सोना चांदी दूर हो रहा है। क्योंकि
नीट पेपर लीक घोटाले को लेकर दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। एबीवीपी के नेतृत्व में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए, एनटीए मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक कांड की जांच तेज हो गई है। 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम एनटीए ऑफिस पहुंची और वहां के अधिकारियों के साथ अहम बातचीत कर डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हासिल किए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसे लीक हुआ मेडिकल एंट्रेंस का पेपर? नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन? 7 राज्यों तक कैसे फैला लीक नेटवर्क? प्रिंटिंग प्रेस से टेलीग्राम तक का खेल। नीट पेपर लीक के कितने गुनहगार? देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, लाखों छात्रों के सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा, लेकिन अब यही परीक्षा देश के सबसे बड़े पेपर लीक विवाद में बदलती दिखाई दे रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कहानी शुरू हुई नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से, जहां से कथित तौर पर पेपर बाहर निकला। इसके बाद गुरुग्राम से जुड़े नेटवर्क तक इसकी पहुंच बनी। दावा है मोटी रकम लेकर पीडीएफ और प्रिंट कॉपी अलग अलग राज्यों में भेजी गई। राजस्थान के सीकर से लेकर हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल तक इस नेटवर्क के फैलने की बात सामने आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और निजी संपर्कों के जरिए पेपर छात्रों तक पहुंचाने के आरोप लगे हैं। अब जांच इस बात पर है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। जानकारी के मुताबिक इस पेपर लीक कांड में कई किरदार हो सकते हैं, लेकिन जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें नासिक का शुभम खैरनार, गुरुग्राम से जुड़ा कथित नेटवर्क और राजस्थान के जम्वा रामगढ़ के 2 भाई मांगीलाल और दिनेश शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि 26 अप्रैल को कथित तौर पर 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया और फिर इसे सीकर में आगे बेचा गया। आरोप है कि कुछ छात्रों, कोचिंग नेटवर्क और निजी चैनल के जरिए पेपर को तेजी से फैलाया गया। देहरादून से जुड़े राकेश कुमार का नाम भी जांच में सामने आया है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में सिर्फ बिचौलिए थे या फिर सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी शामिल थे। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।